फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। सो हमने पहला जो वीडियो देखा था मार्च 2023 की क्रोनोलॉजी का, वो कल हमने पढ़ा था मासिक घटनाओं का सार संग्रह। और आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, एंजॉय भी किया होगा। आज हम सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ को। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ देखिए, एक इंडेक्स को लेकर के है, यानी कि सूचकांक को लेकर के है। सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो सबसे पहले तो ये समझें कि इंडेक्सेस पे या रिपोर्ट्स पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आरएस के अंदर भी आजकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ की अंकटाड की रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको वो पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर एकदम फिक्स रहता है रिपोर्ट्स पे। तो रिपोर्ट्स भी हम कैसी रिपोर्ट्स पढ़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है और हर साल आती है, हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे एजुकेशन में प्रथम एनजीओ की रिपोर्ट आती है, आईएमएफ की कोई रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं और वीपो की रिपोर्ट्स हैं। तो ये रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। अंकटैड की एक रिपोर्ट आती है तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वाली, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है आरएस के अंदर आ चुका है। तो कहने का सेंस ये है कि रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इंडेक्सेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पूछ लेंगे डायरेक्टली कि ये फलानी जो इंडेक्स है ये किस संस्था के द्वारा रिलीज़ की जाती है, या बताइए भारत का इसके अंदर कौन सा स्थान है, या ये बताइए कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या मानक है। अगर मानक उसके ज़्यादा चर्चा में है तो पूछ लेंगे कि कौन कौन से मानक हैं जो इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करनी होगी। तो चलिए जो ये वाला जो इंडेक्स है इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर मान लीजिए आपका कोई रिसेंट एग्ज़ाम है और कोई ऐसी रिपोर्ट उस 1-2 महीने में आई है जो कि इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है कि करंट के नाम पे वो उस चीज़ को पूछ लेंगे। जैसे ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि ईपीएफओ का एक पेपर मैंने देखा था, तो क्रोनोलॉजी में ऐसी कोई आर्म्स को लेकर के एक रिपोर्ट थी, आर्म्स डीलिंग को लेकर के, उसमें भारत की रैंकिंग पूछ ली थी। तो वो रिपोर्ट इतनी कोई प्रोमिनेंट रिपोर्ट नहीं है कि हमें याद करनी चाहिए, लेकिन करंट के नाम पे वो क्वेश्चन इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कीजिएगा कि जो इंटरनेशनली जो संस्थाएं हैं उसकी कोई रिपोर्ट है तो उसको तो नहीं छोड़ना है, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट ऐसी आ भी जाती है जो आपने कभी नहीं पढ़ी हो, तो करंट के नाम पे अगर आपका कोई रिसेंट एग्जाम है तो उसको आप तैयार करके ज़रूर से जाइएगा। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है ये है बौद्धिक संपदा से रिलेटेड। बौद्धिक संपदा आप जानते हैं जो मानव के मस्तिष्क से जो उपज होती है, जैसे कि कोई खोज है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, तो उनको जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसका प्रोटेक्शन करते हैं, वैसे ही मानसिक या बौद्धिक जो आपकी संपदा है या बौद्धिक जो आपकी सृजन शक्ति से आपने क्रिएट किया है उसको भी प्रोटेक्शन देना अनिवार्य होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर हम उन्हीं चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए कि कुछ देश ऐसे होते हैं जो रिसर्च को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे कि अमेरिका। तो अमेरिका जो है वहाँ पर एजुकेशन और रिसर्च में सबसे ज़्यादा जीडीपी का जो पैसा होता है वो खर्च किया जाता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो वहाँ पर आपको बट ऑब्वियस है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले केसेस भी ज़्यादा आएंगे और उसको प्रोटेक्शन भी जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो जस्ट एक लॉजिक वाली बात है कि ऐसे जो इंडेक्स आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले, यहाँ पर इसी प्रकार के देश जो है इसमें टॉप करते हैं। तो अब देखिए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है ये इसका 11वां संस्करण है और इसको रिलीज़ किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो ये ध्यान रखिएगा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है और इसमें टॉप जो है वो किसने किया है, खुद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही किया है, यूएसए ने ही इसके अंदर टॉप किया है। इसके अंदर जो है 55 जो इकोनॉमीज़ है, 55 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं या 55 देश हैं उनको इंक्लूड किया गया था, उनको नोट किया कि भाई कहाँ इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनका प्रोटेक्शन किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो सब चीज़ें इन 55 देशों की देखी गई और उसमें भारत की रैंकिंग रही 42वीं, 42nd। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें 50 वैश्विक संकेतकों में, और संकेतक कितने हैं इसके, पैरामीटर्स कितने हैं, 50 संकेतक है और उनको भी परसेंटेज वाइज इन्होंने स्कोर दिया है। इतना हम याद नहीं रखेंगे, हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 55 देशों का ये स्कोर था और इसमें भारत की रैंक 42वीं है और टॉप किया है इसमें यूएसए ने। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए ने टॉप किया है, सेकंड इसमें ब्रिटेन है, फिर फ्रांस है, जर्मनी, स्वीडन है। तो आप देखिए सभी अमेरिका के अलावा सभी कहाँ है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, फिर जापान आता है, एशियन कंट्री। तो यहाँ पर हम इतना ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को रिलीज़ करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसके अलावा इसमें 55 देश थे और इस 55 देशों को इसमें आंकलन में सम्मिलित किया गया और भारत की रैंक इसमें 42वीं रही। बस बात खत्म। अब आगे चलिए, इजराइल में कुछ सुधारों की पेशकश की गई है जिनको कि जुडिशियल रिफॉर्म्स या न्यायिक सुधार कहा है। तो वहाँ की जो संसद है उसको नेसेट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो नेसेट ने जो है एक
क्या कहते हैं, बिल एक तरीके से वो लेकर के आई है और उसने कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो पावर्स है, उसके जो फंक्शंस है, उसमें हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको लेकर के ये बिल है। तो अब आप अगर इसके जो है बिल के प्रावधान देखेंगे तो आप कहेंगे कि फिर क्या ही मतलब है कि जुडिशरी बनाने का ही कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए क्या क्या प्रावधान उसके अंदर है। प्रावधान ये है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर नेसेट यानी कि इजराइल की संसद, अगर इजराइल की संसद कोई कानून बनाती है तो उसकी समीक्षा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो है इजराइल का वो नहीं कर पाएगा। तो पहली देखिए कि समीक्षा करने की शक्ति छीन रहा है। दूसरा कहता है कि नेसेट अगर कोई आदेश पारित करता है, संसद यानी कि नेसेट यानी वहाँ की संसद अगर कोई आदेश पारित करता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको रद्द करने की शक्ति जो है उसको रद्द कर, मतलब उसकी जो शक्ति है उसको भी यहाँ से हटाया जाएगा, यानी कि वो उसके आदेश को रद्द नहीं कर सकता, नेसेट के आदेश को। फिर है कि न्यायालय उन अपीलों की भी सुनवाई नहीं कर पाएगा जो कि सरकार के विरुद्ध होंगी। अब इसका विरोध तो आप देखिए बहुत लाजमी है कि इसका विरोध किया जाएगा। तो इसका विरोध किया है वहाँ के नागरिकों ने और उनका मानना है कि ये जो है ऐसे कानूनी प्रावधान ये लोग लेकर के आए कि सुप्रीम कोर्ट का तो फिर कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा, समीक्षा करने की शक्ति नहीं है, कोई बिल को रद्द करने की शक्ति नहीं है, सरकार से संबंधित किसी भी कानून की जो है उसके निर्णय, सरकार के विरुद्ध निर्णय लेने की शक्ति आप सुप्रीम कोर्ट से छीन रहे हो। तो इजराइल के जो नागरिक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये हमारे एग्जाम में काम का नहीं है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ से ही टायरनी स्टार्ट होती है, यानी कि ऑटोक्रेसी की शुरुआत यहीं से होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट है रशिया से खरीद हुए हथियारों की खरीद में भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर है। तो अब देखिए कि ये वैसे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई क्या पूछा जाएगा उसमें, लेकिन हाँ ये आपसे पूछ लेगा कि भाई सबसे ज़्यादा हथियार की खरीद जो है भारत किस देश से करता है। इससे ज़्यादा कोई इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बनती नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कि रशिया से करता है। तो रशिया की ही एक फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन करके एक संस्था है, उसने एक रिपोर्ट जारी की और उसने कहा कि भाई अपने जो हथियार है उसमें 20% हथियार तो सिर्फ भारत खरीदता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी आपको पता है कि बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का एक फंक्शन जो है कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। कॉन्फ्रेंस क्या कहें, एक तरीके से प्रदर्शनी है वो, जहाँ पर जो हथियार है उनका जो है उनको शो किया जाता है। तो वहाँ पर रशिया के 200 से अधिक जो हमारे हथियार खरीदे हुए हैं उनके नमूने जो हैं वहाँ पर प्रदर्शित किए गए थे। तो बस इतनी ही बात है इसमें, आप इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हथियारों की खरीद हम किस देश से करते हैं, तो रशिया से करते हैं। तो अब तक हमने 2 आर्टिकल्स पढ़ लिए, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के था और दूसरा है रशिया से हथियारों की खरीद के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत पहले स्थान पर इसमें आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, भारत, फ्रांस और यूएई त्रिपक्षीय सहयोग पर सहमत हुए हैं। तो अब देखिए इसमें एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव पे साइन किए हैं या उस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं या त्रिपक्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता किन 2 देशों के साथ में उसने मिलकर के किया है। तो आपको दोनों देशों के नाम पता होने चाहिए। तो भारत के साथ में फ्रांस और यूएई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा नाम याद करने में दिक्कत होगी। तो भारत, फ्रांस और यूएई जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सहयोग किस चीज़ को लेकर के हो सकता है, जैव विविधता हुई, रक्षा हुआ, परमाणु हुआ, प्रौद्योगिकी हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर के सहयोग की बात की गई है। और इसमें जो है जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है इसके साथ मिलकर के स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर जो है जो संयुक्त परियोजना है उसको तैयार करने की संभावनाओं पर बात की जाएगी। और इसमें हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, फ्रांस के विदेश मंत्री, और जो इजराइल की तरफ से यूएई की तरफ से जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव जो है वो किन 3 देशों के बीच में है। तो ये 3 देश कौन कौन से हैं, भारत है, उसके अलावा फ्रांस है और उसके अलावा यूएई है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए तीसरा जो आर्टिकल है वो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को लेकर के है। और ये जो है एक रेटिंग है जिसके अंदर जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो पॉपुलर नेता होते हैं या पॉपुलर कोई व्यक्ति होता है, तो उनको ये रेटिंग दी जाती है कि कौन सा इसके अंदर फर्स्ट आ रहा है, कौन ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ देखिए कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 79% जो है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ इसमें टॉप पर हैं। और आपको जान करके इसमें और ज़्यादा अचंभा होगा कि सेकेंड नंबर पर जो बाइडेन नहीं आते, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं आते, चाइना के राष्ट्रपति भी नहीं आते। सेकंड नंबर पे यहाँ पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल जो हैं वो आते हैं। और इसके अलावा जो है
एंड्रेस मैनुअल लोपाज ऑब्रेडोर इनका पूरा नाम है, लेकिन अपन तो इतना ही ध्यान रखेंगे एंड्रेस मैनुअल जो कि मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं वो सेकंड पे हैं। तीसरे स्थान पर भी इसमें स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जो हैं एलन बेरसेट वो आते हैं। अगर बात करें हम अमेरिका के राष्ट्रपति की तो वो उसमें 8वें स्थान पर हैं। तो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग है उसमें प्रथम स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, दूसरे स्थान पर किसको जो है वो उसमें स्थान मिला है। या कुछ लीडर्स के नाम दे देंगे और वो बोलेंगे कि इनमें से जो है टॉप 5 के अंदर ये लीडर नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी यहाँ पर बनने की संभावना है। तो आप एक बार देखिएगा कि सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर जो है वो मेक्सिको के राष्ट्रपति, इतना भी आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जिनको कि अपन सोचते हैं कि हाँ भाई वही आए होंगे, तो वो नहीं है, उनको 8th पोजीशन यहाँ पर मिली हुई है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को लेकर के, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लेकर के। अब देखिए कि भारत ने जो है G20 की जो इसकी बैठक हुई है उसको लेकर के, अरे ये क्या हुआ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, भारत जो है G20 की जो उसकी बैठक अभी आप जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इसके अंदर उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, जो प्रायोरिटीज़ है भारत की, उसमें एक ये भी है कि हम जो हमारा फ्यूल इंडस्ट्री है उसमें बायोफ्यूल को इंट्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि स्वच्छ ऊर्जा जो है वो हम पैदा कर सकें, स्वच्छ ऊर्जा का सृजन हम यहाँ पर कर सकें। तो इसको लेकर के भारत की कई सारी प्रतिबद्धताएं हैं और उसको पूरा करने के लिए भारत ने इस बार 6 से 8 फरवरी 2023 को भारत ऊर्जा सप्ताह भी बनाया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि 6 से 8 फरवरी को भारत ऊर्जा सप्ताह भी मनाया है। और विश्व के जो अन्य देश हैं जो कि बायोफ्यूल का उत्पादन भी करते हैं और उसका उपभोग भी करते हैं, उनके साथ मिलकर के एक ग्लोबल फ्यूल अलायंस को निमंत्रण दिया है कि भाई आप और भी अगर कोई कंट्रीज़ इसमें शामिल होना चाहती हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं। जैसे कि भारत तो इसमें है ही, उसके अलावा अमेरिका है, ब्राज़ील है, या अन्य कोई इच्छुक देश है जो इसमें आना चाहता है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका उद्देश्य देखिए सिंपल सी बात है कि इसका उद्देश्य यही है कि हमारा जो परिवहन क्षेत्र है, यानी हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो क्षेत्र है, उसको ज़्यादा टिकाऊ बनाया जाएगा, जैव ईंधन के उपयोग के अंदर तेज़ी लाई जाएगी और जो इसका जो यूज़ है उसको जो है बहुत ज़्यादा सुगम या एक्सेसिबल जो है वो बनाया जाएगा। इसका कार्य देखिए, कार्य कैसे करेगा ये अलायंस जो है, ये जो गठबंधन है ये कार्य कैसे करेगा। तो हमारे यहाँ पर जो विद्यमान, यानी जो अभी प्रेजेंटली जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय कुछ ऐसी एजेंसियाँ हैं जो इस पर काम करती हैं, तो उनके बीच में ये इंटरेक्शन को बढ़ाएगा, सहयोग को बढ़ाएगा, आपसी सहयोग को ये इंक्रीज़ करेगा। और जो जितने भी प्लानिंग करेंगे साथ में बैठ करके करेंगे भाई इस बायोफ्यूल के जो प्लांट्स हैं वो किस प्रकार से लगाए जाएंगे, किस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन जो है वो परिवहन क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। तो देखिए इसमें नवोन्मेष मिशन है, जैव ऊर्जा पहले हैं, वैश्विक जैव ऊर्जा साझेदारियां हैं, उनके सहित जैव ऊर्जा, जैव आर्थिकी, ऊर्जा पारगमन क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से पहलों के सहयोग पर काम करेगा। सहयोग यानी कि कोऑपरेशन पे काम करना है इसको। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है G20 में हमारी एक प्राथमिकताओं के अंदर है कि G20 में जो अध्यक्षता कर रहे हैं तो उसमें हम बायोफ्यूल को भी आगे लेकर के जाएंगे, बायोफ्यूल्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अच्छा, बायोफ्यूल आप समझते हैं कि जितने भी हमारे बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देखिए कि टूटे हुए जो अनाज के टुकड़े होते हैं उनका यूज़ करके बायोफ्यूल बनाया जाता है, या फिर जो गन्ने और जो अनाज की जो भूसी होती है, तूड़ी जिसको हम बोलते हैं, उससे जो है बायोफ्यूल्स को क्रिएट किया जाता है। उसको ईंधन के रूप में या फ्यूल के रूप में हमको यूज़ करना है ताकि कार्बन एमिशन जो है उसको कम किया जा सके। तो ये जो है तीसरा या चौथा आर्टिकल है शायद, तो ये आप ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से रिलेटेड है। और इसमें भारत ने जो है जो भी देश इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है बायोफ्यूल के उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि ये क्या करेगा, एक तरीके से जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, भारत की जो संस्थाएं हैं, वो एक साथ मिलकर के सहयोग कर सकें, इसीलिए इस अलायंस को बनाया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि फिलीपींस में अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डों के लिए अमेरिका से समझौता किया गया है। फिलीपींस का लोकेशन आप देखिएगा कि जब आप जाते हैं म्यांमार, थाईलैंड, उस तरफ अगर आप जाएंगे तो नीचे आपको फिलीपींस नाम का देश दिखेगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पर सिचुएटेड है। अब देखते हैं कि फिलीपींस में अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे के लिए क्या समझौता किया गया है, देखते हैं इसको। तो अब देखिए जो अमेरिका है उसको फिलीपींस जाने की आवश्यकता क्यों है, आप थोड़ा सा दिमाग इसमें अपना यूज़ करें तो आपको पता चलेगा कि चाइना की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि एंटी अमेरिका पॉलिसी है, या कुछ उसका इंपीरियलिस्टिक या साम्राज्यवादी जो उसकी नीतियां हैं, वो कुछ कहीं ना कहीं जो है, कहते हैं ना कि जब आप बड़े बनने की कोशिश करते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ तक पहुँचे हुए हैं उनकी आंखों में खटकने लग जाते हैं। तो चाइना की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं उनको काउंटर करने के लिए जो अमेरिका है वो भी चाइना को घेरने की नीति जो है वो इसमें लेकर के चल रहा है। तो
ऐसा नहीं है कि पहली बार फिलीपींस के हवाई अड्डों का प्रयोग अमेरिका करेगा चाइना के खिलाफ। इससे पहले भी 2014 के अंदर 2014 के अंदर जो है एक इन्हेंस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था फिलीपींस और अमेरिका के बीच में, जिसके तहत अमेरिका ने जो है उसके ऑलरेडी जो 5 ठिकाने हैं उनका उपयोग करने की सहमति उससे ले ली कि हम ये जो आपके 5 हवाई अड्डे हैं इनको हम हमारे सैन्य बेस के रूप में, आर्मी बेस के रूप में हम जो है इसका यूज़ करेंगे। तो फिलीपींस में ऑलरेडी ऐसा है, और अभी हाल ही में एक और जो उसका सैन्य हवाई अड्डा है उसको यूज़ करने के लिए जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने फिलीपींस की यात्रा की और वहाँ पर इसके सिग्नेचर करवाए हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो है किस देश के साथ में सहयोग करके चाइना को घेरने की नीति को लेकर के अमेरिका ने उसके सैन्य हवाई अड्डे को उपयोग में लेने के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा, फिलीपींस जो है वहाँ से एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये जो मैं आपको 2014 का एग्रीमेंट बता रही थी, ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है और वो ऐसे कहता है कि 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का खर्च जो है वो एशिया करेगा। सबसे ज़्यादा बिजली तो हम ही जलाएंगे अब, ठीक है, तो उसको जलाना नहीं, बिजली बालना कहते हैं। तो अब जो है 2025 तक हम ही सबसे ज़्यादा बिजली को जलाने वाले हैं। तो देखते हैं और क्या क्या है रिपोर्ट के अंदर। वैसे तो देखिए इस रिपोर्ट में से कोई क्वेश्चन बनने की मुझे उम्मीद नहीं लगती है। थोड़ा सा एकदम रीड करने के लिए हम इसको देख लेते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि आपने पढ़ाया नहीं। तो देखिए 2025 में एशिया में विश्व की आधी बिजली जो है वो उपयोग या खपत कर ली जाएगी। तो बिजली के उपयोग में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा कंट्री ऊपर आएगा, तो चाइना आएगा। वर्ल्ड की जितनी भी बिजली है उसका 33% जो है अकेला चाइना खर्च करेगा। अमेरिका, यूरोप और भारत, देखिए भारत तो बच गया, हम तो वैसे ही बिजली बांटते कहाँ हैं, जीव बढ़ जाए पर बिजली नहीं बढ़े, ठीक है। तो अमेरिका, यूरोपीय संघ और जो भारत है उन तीनों का के द्वारा जो खर्च की जाने वाली बिजली है उससे अधिक जो बिजली है वो कौन खर्च करेगा, तो चाइना उसको खर्च करेगा। तो यहाँ इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। और इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट में ये व्यक्त किया गया है कि आईएई द्वारा उक्त अनुमान, अच्छा ये जो अनुमान है आईएईए के द्वारा, ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो उसकी एक रिपोर्ट है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट, उसके अंदर इसको बताया गया है। अगर भारत की बात करें तो बिजली की मांग 5.6% की वार्षिक दर से जो है वो बढ़ सकती है। मुझे नहीं लगता इस पर कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको इसी तरीके से रीड कीजिएगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी है नहीं। फिर देखिए भारत और अमेरिका के बीच ICET को लेकर के एक पहल जो है उसको जारी किया गया है। क्या पहल है देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है पहली चीज़ तो यही ध्यान रखें कि ये जो ICET है जिसको कि हम कहते हैं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में या शैक्षणिक संस्थाओं के क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजी है उसका जो उदय हो रहा है उसको लेकर के ये बातचीत की जा रही है। टेक्नोलॉजी आप समझते ही हैं कि कई सारी देखिए आप टेक्निक्स आ गई हैं। हम सोशल मीडिया को भी इसके अंदर सम्मिलित कर सकते हैं जहाँ पर डेटा का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है, यूज़ भी होता है। तो इन सबको लेकर के यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो नेशनल एडवाइज़र हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार हैं, उन सब लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और उसको लेकर के जो है इस पर रणनीतिक साझेदारी को लेकर के चर्चा की गई है। तो आप तो इतना ध्यान रखिएगा कि ICET यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के अभी हाल ही में जो वार्ताएं हुई है वो किन 2 देशों के बीच में हुई है, तो भारत और अमेरिका के साथ में मिलकर के हमने ये वार्ता संपन्न की है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत और सेशल्स को लेकर के। तो भारत और सेशल्स के मध्य समुद्री सहयोग हेतु जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप मैप में देखेंगे तो सेशल्स को आपको लोकेट करना होगा। अगर आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो उसके पास में जो है आपको सेशल्स कंट्री दिखाई देगा। तो एक द्वीपीय देश है। और अगर आप बहुत पुराने थोड़े तैयारी करने वाले हैं तो आपको ध्यान होगा 2016 में भी सेशल्स चर्चा में था। 2016 में इसलिए चर्चा में था कि वहाँ एक आइलैंड है जिसका नाम है एजम्पशन आइलैंड। क्या नाम है? एजम्पशन आइलैंड। तो उसका यूज़ करने के लिए भारत ने वहाँ पर एक हस्ताक्षर किए थे कि हम इसका जो है इसका क्या कहते हैं, एक सैन्य अड्डे के रूप में, जैसे कि फिलीपींस को अभी अमेरिका ने यूज़ किया सैन्य अड्डे के रूप में, वैसे ही भारत ने सेशल्स का जो ये अजम्पशन आइलैंड है इसको एक सैन्य अड्डे के रूप में यूज़ करने के लिए वहाँ पर एक जो है हस्ताक्षर किए थे, एग्रीमेंट पे साइन करवाए थे। तो ये एग्रीमेंट हालांकि बहुत पुराना है, 1990s का है, लेकिन 2016 में इसको और ज़्यादा जो है वो बढ़ाया गया था। तो ये पहले भी चर्चा में था सेशल्स। अभी देखिए सेशल्स में जो, क्योंकि देखिए सेशल्स एक द्वीपीय राष्ट्र है, पूरी तरीके से एक आइलैंड कंट्री है, और भारत भी एक द्वीपीय राष्ट्र है।
मतलब तीनों ओर से समुद्र से तो घिरा ही है, हिंद महासागर के हम एक प्रमुख देश हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है इन्होंने एक एग्रीमेंट कहते हैं एक साइन किया है जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन फ्यूजन से ये एक समझौते पे साइन किया है। और भारत की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन का, उसने मतलब एक जो हमारा क्या कहते हैं एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, और सेशल्स का जो रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर है उसके मध्य जो है ये साइन हुआ है। और इसके तहत ये लोग क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ें हैं कि समुद्री डोमेन से लेकर के जो भी जानकारियाँ हैं उसका आदान प्रदान आपस में किया जाएगा। विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में सहयोग जो है वो किया जाएगा। तो समुद्र से रिलेटेड, वहाँ की निगरानी से रिलेटेड, वहाँ की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड दोनों देशों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। एजम्पशन आइलैंड के बारे में भी ध्यान रखिएगा और सेशल्स का लोकेशन आप ज़रूर से देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो HAL और UAE की जो शीर्ष रक्षा कंपनी है उनके मध्य में एक MOU साइन हुआ है। तो HAL है हमारा इंडिया का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और जो UAE है उसकी कोई शीर्ष कंपनी है जिसका नाम है एज। इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। किस लिए साइन किया है, क्योंकि देखिए एरोनॉटिक्स से रिलेटेड है, या तो हवाई जहाज़ से संबंधित होगा या कोई ड्रोन से संबंधित होगा। तो देखते हैं किससे संबंधित इन्होंने। तो देखिए ये सिंपल सी चीज़ है कि HAL हमारा और जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ की जो एज कंपनी है, एज नाम की जो कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के इस पे अभी जो वहाँ पर इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी वहाँ पर इस सहयोग पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई इस ज्ञापन में क्या क्या बातें हैं। तो यहाँ देखिए जो संयुक्त डिज़ाइन है, मिसाइल सिस्टम है, मानव रहित जो हवाई ड्रोन है, उनके सहयोग को, उनके सहयोगी विकास को लेकर के ये हस्ताक्षर किए गए हैं कि भाई हम आपस में मिल करके जो है इनकी टेक्नोलॉजीज़ को साझा करेंगे या बनाएंगे। और उसके अलावा तो इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि छोटे गैस टरबाइन इंजन के उपयोग को लेकर के, HAL के प्लेटफॉर्मों पर एज के GPS जैमिंग, स्पूफिंग गियर के उपयोग को लेकर के, अतिरिक्त ज्ञान विनिमय की संभावनाओं की जांच को लेकर के जो ये बातें हैं वो की गई हैं। तो इतना तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब एविएशन सेक्टर से रिलेटेड जो बातें हैं उनको लेकर के इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर किया गया है। तो HAL कंपनी हमारे इंडिया की है और UAE की जो शीर्ष रक्षा कंपनी है जिसका नाम है एज, इन दोनों के मध्य MOU साइन हुआ है। आपसे पूछ ले कि एज और HAL के बीच में ये सिग्नेचर हुआ है, तो एज कहाँ की कंपनी है, तो आपको पता होना चाहिए UAE की ये कंपनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं एक और सूचकांक को लेकर के। दूसरा ये सूचकांक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। इसका इंग्लिश में इसको बोलें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये, और इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके अंदर अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार के मामले सबसे कम कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए डेनमार्क के अंदर सबसे कम मामले हैं और वो इसमें शीर्ष स्थान पर आता है। 180 देशों की पूरी लिस्ट है और इसके अंदर डेनमार्क जो है वो हमारे टॉप के ऊपर आता है। अगर हम देखें तो अफ्रीका का जो देश है सोमालिया, वो इसमें सबसे निकृष्ट स्थिति है उसकी और सबसे भ्रष्ट देश माना जाता है, तो सबसे लास्ट स्कोर इसी को मिला है। भारत की बात करें तो भारत जो है इसमें 85वें स्थान पर है। तो 180 देश हैं और 85वें स्थान पर भारत को इसमें लिया गया है। और इसके साथ ही और क्या क्या बातें हैं, विगत वर्षों की अगर तुलना करें तो भारत की स्थिति यथावत है, यानी कि आपको ज़्यादा याद नहीं रखना। पिछली बार भी यही स्थिति थी, 85th पोजीशन पे थे और इस बार भी 85th पर ही हम इसके अंदर हैं। तो भारत जो है गिनी, मालदीव, उत्तरी मैसेडोनिया, सूरीनाम, ट्यूनीशिया देशों के साथ में जो है रखा गया है कि वहाँ पर भी स्थिति इसी प्रकार की है। चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पर भी करप्शन कम देखने को मिलता है, 65th पोजीशन है। भूटान 25th पे है। तो ये हमारे पड़ोसी देशों का हाल है। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। शॉर्ट न्यूज़ में देखिए एक ही न्यूज़ है, हालांकि ये भी कोई इतने काम की है नहीं। तो न्यूज़ का नाम ये है कि देखिए किंग चार्ल्स III जो हैं ब्रिटेन के नए जो सम्राट बने हैं, उन्होंने अपने राज्याभिषेक के साथ में अपना एम्बलम जो है उसको भी रिलीज़ किया है। और ये एम्बलम आप देख सकते हैं साइड में बना हुआ है, इसमें फूल पत्तियाँ हैं जो कि दिखाता है कि भाई ये जो नए किंग हैं उनको वनस्पतियों से बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम है। और उसके अलावा इसको डिज़ाइन किया है एप्पल के पूर्व जो मुख्य डिज़ाइनर है जॉनी ईवे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और इसमें जो है यूनाइटेड किंगडम के 4 राष्ट्रों के प्रतीक वनस्पतियों के रूप में शामिल किए गए हैं। अब ये नाम अपने को अपना तो फूल गुलाब के अलावा किसी का नाम सुना ही नहीं है। तो देखिए थीसल है, डेफोडिल है, ये भी सुना हुआ है। शेमरॉक जो है इनको इसमें शामिल किया गया है। तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा हालांकि, तो थोड़ा सा एक बार पढ़ने के रूप में ही इसको देखिएगा। अब चलते हैं इसमें कुछ अगर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगी तो वो पढ़ेंगे। शॉर्ट वन लाइनर न्यूज़ हैं ये। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं और हो सकता है एग्जाम में कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछ भी ले। तो देखिए यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय संघ आप जानते हैं कई सारे देश हैं वहाँ पर, जर्मनी है, इटली है, जो है क्या कहते हैं जर्मनी है, फ्रांस है, कई जगह जाने की इच्छा भी होगी अपनी, पेरिस वगैरह। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ के यूरोपीय संघ ने कहा है कि भाई हम जो है 2035 तक, किस वर्ष तक, 2035 तक जितनी भी डीजल की कारें हैं ना उन सबको बंद कर देंगे।
पर्यावरण को बचाने के लिए हम 2035 में जाकर के जो है सभी डीजल की कारों को बंद करेंगे। कौन कह रहा है? यूरोपियन यूनियन कह रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कब कब का करार है, 2035 का ये करार है। फिर देखिए अभी एक तूफान चर्चा में था, तूफान का नाम था गैब्रियल। ठीक है, गैब्रियल ये तूफान था। अब पूछेंगे आपसे कि ये तूफान कहाँ पर आया था, ये साइक्लोन अभी हाल ही में चर्चा में था, किस देश में आया था? तो न्यूजीलैंड के अंदर ही आया था और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की थी। थर्ड देखिए, किस यूरोपीय देश की जो सरकार है उसने मासिक धर्म जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है गर्ल्स का, उसके दिन अवकाश देने का एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना पहली बार पहल की है। तो ये जो मासिक धर्म जो अवकाश है ये देने वाला स्पेन पहला देश बना है पूरे विश्व के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कभी आप कोई महिलाओं के अधिकारों को लेकर के या उनकी ग्रोथ को लेकर के, बालिकाओं को लेकर के कोई आर्टिकल अगर आप लिखें तो उसमें आप लिख भी सकते हैं इसको। फिर देखिए अमेरिका का एक शहर है जो पहली बार एक ऐसा शहर बना है जिसने कहा है कि हम जातीय आधारित जितने भी भेदभाव होते हैं, रेसिज्म से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड जो भेदभाव है उनको स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया है। तो सिएटल एक ऐसा जो है वो शहर बना है जिसने कि पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध लगाया है। अभी आपने एक और ऑपरेशन सुना होगा, ऑपरेशन दोस्त। तो ये ऑपरेशन दोस्त जो है हमारी भारत की जो एनडीआरएफ की टीम है उसने टर्की के अंदर जो तुर्की नामक स्थान है जहाँ पर अभी भूकंप आया था वहाँ पर उसको चलाया था। तो यहाँ पर तो सिंपल सी ये बात पूछी कि एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो ये तो हम जानते ही हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। तो ये तो कोई नहीं पूछेगा। ऑपरेशन दोस्त के ऊपर जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पर चलाया गया, तो तुर्की नामक स्थान पर जहाँ पर अभी भूकंप जो है वो आया था। फिर देखिए कि भारत का पड़ोसी देश है और उसने किस पड़ोसी देश के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने को लेकर के एक सहमति बनी है। तो भारत की श्रीलंका के साथ में ऐसी सहमति बनी है। फिर देखिए जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी, ऊर्जा संकट जैसी जो ये वर्ल्ड की जो चुनौतियां हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, इसके समाधान के लिए कजाकिस्तान ने अभी एक नई पहल की शुरुआत की है और उसका नाम है अस्ताना इंटरनेशनल फोरम। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, तो अस्ताना इंटरनेशनल फोरम नाम की जो एक प्लेटफॉर्म है वो इसने क्रिएट किया है। फिर देखिए नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट पाने वाला एक भूटान के प्रिंस हैं जिन्होंने इस वॉलेट को पाया और वो पहले नागरिक हैं जिनको कि ये डिजिटल वॉलेट जो है वो प्रदान किया गया है और उनका नाम है जिग्मे नामग्याल वांगचुक। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। पाकिस्तान आपको पता है कि दिवालिया होने के कगार पर है और उसको चाइना ने मदद की है। चाइना ने 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर जो है वो इसको दान किए हैं पाकिस्तान को। फिर देखिए भारत ने किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फिजी के साथ में वीज़ा को लेकर के यहाँ पर कुछ जो है उसको आहर्ताएँ दी गई है या छूट दी गई हैं, तो वो फिजी के साथ में है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल। तो देखिए अभी जो है निकोस क्रिस्टोलियस जो है वो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो साइप्रस के ये नए राष्ट्रपति चुने गए। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिखने में हो सकता है दिक्कत हो आपको, तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप इसको देखते रहिए। फिर देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी युद्धग्रस्त एक देश की यात्रा की है, ये भी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, यूक्रेन की यात्रा की है। युद्धग्रस्त अभी वही है। भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के साथ में मुलाकात की है और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है? तो ये भी बहुत एक जनरल सा है, व्लादिमीर पुतिन रशिया के जो राष्ट्रपति हैं। इसको आप काट दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए सऊदी अरब ने अपना एक भविष्य का मेगा शहर बनाया है और उसको नाम दिया है, उस नाम का उसको ध्यान रखिएगा। शहर का नाम है, अरे कहाँ गया, शहर का नाम है नियोम। शहर का नाम क्या है? शहर का नाम है नियोम। तो ये ध्यान रखिएगा, नियोम शहर जो है वो किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये मेगा सिटी बनाई जा रही है और इसको सऊदी अरेबिया ने बनाया है। सऊदी अरेबिया को लेकर के ही एक और क्वेश्चन यहाँ पर, एक और वन लाइनर है, क्वेश्चन कह देती हूँ बार बार, ये वन लाइनर है। सऊदी अरेबिया ने न्यू मुरब्बा ही लिखा है ना, हाँ, नाम से एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है और सिटी को कब तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ये आपको याद नहीं रखना है, आप ये नियोम शहर और जो न्यू मुरब्बा जो हाईटेक सिटी है, इन दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। ये दोनों ही सऊदी अरेबिया के द्वारा जो है वो बनाए गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तुर्की सीरिया, यहाँ पर जो है भूकंप अभी आया था। इस भूकंप का एपिसेंटर क्या था? एपिसेंटर यानी कि जहाँ से इस भूकंप की जो तरंगे हैं वो यहाँ से जो है वो रिलीज हुई थी। तो ये नूरदगी नाम का स्थान है जो कि गंजियान टेप प्रांत के अंदर स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका एपिसेंटर क्या था, ये एग्जाम में आ सकता है। फिर देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो है पहले ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था और उन्होंने अभी एक घोषणा की है कि जैसे ही महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ है तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो $5 तक के जितने भी नोट है जहाँ पर उनका फोटो हुआ करता था उसको अभी यहाँ से हटाएंगे। एकदम कहते हैं ना कि जो कॉलोनिज्म का एक जो धब्बा एक है कि भाई गुलामी का जो धब्बा है उसको हटाया जाता है, तो वो चीज़ है। फिर देखिए कि सिरिल रामाफोस किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपने स्टेट ऑफ द नेशन
संबोधन के दौरान देश में बिजली संकट के कारण आपदा की स्थिति की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के ये जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। फिर देखिए, ब्रिटेन के रॉयल मेल ने किंग चार्ल्स थर्ड की छवि को प्रदर्शित करने वाले डाक टिकटों का अनावरण किया है। इस पर चार्ल्स की छवि किस ब्रिटिश मूर्तिकार के चित्र का अनुकूलित संस्करण है? तो मार्टिन जेनसन जो है उसका ये संकलन है। तो ये भी इतना कोई काम का नहीं है, कोई नहीं आएगा एग्जाम में। भारत ने अपने किस पड़ोसी राष्ट्र को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 50 बसों की आपूर्ति की है? तो श्रीलंका को ये गिफ्ट में दिए 50 बसें। और किस भारतीय अमेरिकी सांसद को 118वीं कांग्रेस के लिए हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस के में काम करने के लिए नामित किया गया है? तो ये अमी बेरा हैं और ये भारतीय अमेरिकी सांसद हैं। लास्ट देखिए, मैनुएला रोको बोटे, तो ये जो है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? और ये हैं इक्वेटोरियल गिनी की, जो कि अफ्रीका का एक देश है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैनुएला रोका बोटे ये कहाँ की है? पहली महिला प्रधानमंत्री है इक्वेटोरियल गिनी की। तो हमने ये सारी न्यूज़ जो है यहाँ पर कवर कर लिया, वन लाइनर सारे पढ़ लिए हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट है, सिटीज़ के बारे में देख लीजिएगा। ऊपर जो साइक्लोन आया, ऑपरेशन दोस्त, ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो राष्ट्रीय परिदृश्य पे बनाएंगे और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप जब तक इसको पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए और आपके काम की जो चीज़ें हैं उसको भी आप इसमें से और छांट सकते हैं। क्योंकि क्या है कि मैं अगर कुछ चीज़ छोड़ूंगी तो कहेंगे कि आपने आधा पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। तो एक फर्स्ट रीडिंग मैंने पूरी दी है और इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको नोट डाउन कराया। आप जब पढ़ें तो और ज़्यादा सेलेक्टिव होकर के चीज़ों को पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।